नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सामने ला दी गई है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करने वाली है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसमें कवि परिचय और आगे आप इसमें अगला जो टॉपिक है लेखक परिचय पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो मैं इंपॉर्टेंट कुछ कवि परिचय आपको इसमें देने आया हूँ, जिससे आपको क्या करना है, उन सभी को समझना है और किस प्रकार आपको लिखना है, इनके बारे में क्या बोलना है, कौन कौन से आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें याद करनी है, उसके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको कवि परिचय देखा गया कि कवि परिचय सर हम कौन कौन से करेंगे। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए और मुझे बोला कि सर कवि परिचय और लेखक परिचय के बारे में हमको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, जिससे हम उसमें कुछ अच्छे नंबर ला सकें और हमारे नंबर कटे ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके सामने एक यहाँ पर ये कवि परिचय प्रस्तुत किया है। और आपको एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई भी कवि परिचय आ जाए, यहाँ पर कवि परिचय में केवल आपको क्या करना है कि उसका रचनाएं देखना है, उसकी जो रचनाएं हैं वो याद रखना है। ठीक है, बाकी आपके पास में जो भाव पक्ष है, ठीक है, जो कला पक्ष है और जो साहित्य में स्थान है, ये सब सेम रहेगा। मैंने क्या बोला, समझ रहे हैं? ये जो सभी कवि परिचय हैं, इन सभी की केवल और केवल आपको रचनाएं याद करनी है, बात समझिए। और ये भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान सेम रखना है। ठीक है, इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे और शानदार नंबर मिलेंगे। बढ़िया तरीके से ये कंटेंट आप तक जब पहुंच रहा है तो आपको चेक करने वाला जो टीचर होगा अच्छे से पढ़ के नंबर देगा। इसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय में आपको लिखा आएगा कि हरिवंश राय बच्चन अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है हरिवंश राय बच्चन और लिखनी है उसकी रचनाएं। रचनाएं उनकी क्या है? मधुशाला, मधु कलश, आत्म परिचय और निशा निमंत्रण। कोई दो वो बात करेगा, यहाँ पर मैंने आपको 4 दे दी हैं, तो आप याद कर लेंगे कि मधुशाला, मधु कलश और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आत्म परिचय, है ना। आपकी हिंदी में आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर का नाम है आत्म परिचय, जो किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखें भाव पक्ष क्या लिखना है आपको, समझिए जरा। भाव पक्ष है ना, इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण से हमें चीजें प्रकट करनी है, बताना है। आपकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम देखने मिलता है ना, या अनूठा संगम स्पष्ट दिखाई देता है। बात समझिए। अब देखिए यहां पर आपने क्या लिखा है? आपकी रचनाओं में। तो मैंने इसलिए ये हेडिंग इसमें डाली है क्योंकि आप यहाँ पर जिस भी कवि का नाम लिखेंगे वो यहाँ लिख देंगे। अब जैसे मैं कुछ देर के लिए एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन का ही हम लिख रहे हैं, तो मैंने बोल दिया हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम स्पष्ट दिखाई देता है। बात समझे? जिस भी कवि परिचय का आप यहाँ लिखेंगे उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं आपकी की जगह। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश किया गया है। व्यक्तिगत भावनाएं, है ना, व्यक्तिगत भावनाएं, उनको पर्सनलाइज किया गया है। ठीक है, आपकी अनेक कविताएं समाज को जागृत करने का आह्वान करती हैं। इनकी जो देखो सभी कवियों ने ये जो काम किए हैं ये सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को आपको सेम बता करके एक जैसी चीजें यहाँ पर के खोजबीन करके आपको दी जा रही हैं, है ना। तो इसमें अच्छे नंबर और शानदार फुल मार्किंग होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना। आह्वान किया है, साथ ही आपका काव्य मानवतावाद से ओतप्रेत है। देखिए शब्दों को विशेष ध्यान रखा गया है, इन शब्दों से आपको क्या होगा, नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है ना, इन शब्दों से क्या मिल जाएगा, हमें नंबर मिल जाएगा, ओतप्रेत है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम, देखिए राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय चेतना के भावनात्मक स्वर झलकते हैं। देखिए जरा ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये शब्द अंडरलाइन करना है, आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए आपने जो भाव पक्ष लिखा है ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा कैसा आप छाप के आए। ठीक है, ये मैं आपको एक, है ना, जो पोजीशन है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं कि किस तरह आपको लिखना है।
बात समझ रहे हैं ना कि भाव पक्ष में कुछ इस प्रकार की आप लाइन लिख देंगे। इन सभी कवियों ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में बताई हैं, तो मैंने कुछ आपको क्या किया है, जो सिलेक्टेड मटेरियल है वो लेकर आपको मैं आया हूँ और इसमें आपको बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा का ऐसा लिख पाएँ बहुत अच्छी बात है। एक आध लाइन यहाँ से मिस भी होती है आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने मन से एक आध या दो लाइन जोड़ना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पर हैं, दोनों चीज़ों में हमारे पास गुंजाइश है। ठीक है, चलिए तो भाव पक्ष में आपको क्या लिखना है, आपकी रचनाएं है ना, आपकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का अनूठा संगम स्पष्ट दिखाई देता है। इनकी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं का समावेश हुआ है। आपकी अनेक कविताएं समाज को जागृत करने का आह्वान करती हैं। साथ ही आपका काव्य मानवतावाद से ओतप्रेत है। ठीक भाई, इनकी काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना के भावनात्मक स्वर यहाँ पर प्रकट होते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका भाव पक्ष है। ये क्या लिख दिया आपने, भाव पक्ष लिख दिया है। ठीक, ध्यान दिया आपने, ये भाव पक्ष है, इसको समझना है। चलिए अब आते हैं कला पक्ष पर। कला पक्ष की बात करें, आपकी भाषा। अब देखिए कला पक्ष में क्या लिखना है, यहाँ पर हमको भाषा की बात करनी है। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इनके काव्य में तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी और विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है भाई, इनकी रचनाओं में यत्र तत्र अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। आपकी कविता, आपकी रचनाओं में यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक अलंकारों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। ठीक ना, छंदों के प्रयोग से आपकी भाषा सरल एवं सहज हो गई है। ध्यान दिया आपने, छंदों के प्रयोग से आपकी भाषा सरल एवं सहज हो गई है। ठीक है ना, इनके काव्य में मुहावरों के प्रयोग से भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। आपके काव्य में आपने मुहावरों का भरपूर उपयोग किया है, जिसके आपकी भाषा में रोचकता आ गई है। भाषा में क्या आ गई है, रोचकता आ गई है। ठीक है, तो भाषा में रोचकता आने का कारण देखिए, अब भावात्मक, चित्रात्मक एवं वर्णनात्मक शैली को आपके काव्य में विशेष स्थान दिया है। अब आपने इस लाइन में शैली की बात कर दी। क्या बोल दिया, शैली क्या है कि आपकी शैली भावात्मक है, चित्रात्मक है एवं वर्णनात्मक शैली का आपके काव्य में क्या है, विशिष्ट स्थान दिया है। देखिए कुछ सिलेक्टेड चीज़ें आपको यहाँ लेकर मैं आया हूँ। ये आपके पास में 3 नंबर में आपको पूछा जाने वाला है। ये जो 3 नंबर में आएगा ये इस प्रकार आपको लिखना है। साहित्य में स्थान क्या बताएंगे कि आप हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ, हिंदी साहित्य के क्या हैं भाई, सर्वश्रेष्ठ और सुविख्यात रचनाकार हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर ऐसी लाइन लिखनी है जो उनकी प्रसिद्धि को बता दे, साहित्य में जो उनके स्थान को जागृत कर दे। तो क्या बताएंगे कि आप हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ एवं सुविख्यात रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य में आप एक चमकते तारे के समान हैं। आपका योगदान, आपके योगदान हेतु हिंदी साहित्य सदैव आपका ऋणी रहेगा, है ना। हिंदी साहित्य सदैव आपका क्या रहेगा, ऋणी रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको सभी को देखनी है। देखिए मैं एक बार और चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या करना है, केवल जो कभी पूछा जाए उसकी केवल रचनाएं याद करनी है। क्या करनी है, उनकी रचना याद करनी है। बाकी आपके पास में कला पक्ष है, भाव पक्ष है, ठीक ना। तो भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, ये सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मैंने बताया है कि हमें यहाँ पर गुंजाइश है। एक आध लाइन अगर मिस हो जाती है, आप भूल जाते हैं, तो एक लाइन आप 2 लाइन ऐड भी कर सकते हैं। तो ये गुंजाइश यहाँ पर रखी गई है। बहुत सरल शब्दों में आपको इसको बनाया गया है। अब आपको इनकी रचनाओं में क्या करना है, देखिए इन सभी कवि, ये सभी कवि परिचय आपसे पूछे जा सकते हैं, मोस्ट हैं ये सभी कवि परिचय आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको इन सभी कवि परिचय की रचनाएं भी उपलब्ध करवा दी हैं कि कौन कौन से कवियों की क्या 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 हैं रचनाएं हैं। तो देखिए जरा किस किस की रचनाएं क्या क्या हैं हम बात करते हैं। और इन सभी का जो आपको भाव पक्ष लिखना है, इन सभी का जो आपको क्या लिखना है, भाव पक्ष, ठीक है। और क्या लिखना है आपको, कला पक्ष, ठीक है। तो आपको इन सभी का भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान क्या है आपके पीछे, अभी हम जो पिछला जो पेज देख के आए हैं उसमें आपने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, तो इनका जो साहित्य में स्थान है वो भी सेम आपको लिखना है। देखिए अब तुलसीदास की बात करेंगे तो पूछा जाएगा कि तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखी, तो आप बताएंगे रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, कई रचनाएं इनकी, कोई भी आप यहाँ पर 2 रचनाएं लिख देंगे, ठीक है भाई। उमाशंकर जोशी, इनकी रचना है गंगोत्री और शहीद। तो देखिए
उमाशंकर जोशी जी गंगोत्री में जाकर शहीद हो गए। रचना याद हुई? उमाशंकर जोशी गंगोत्री में जाकर क्या हो गए? शहीद हो गए। याद हुआ? ठीक है, एक हमने कनेक्टिविटी बना दी है जिससे आसानी से याद हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीतिका, परिमल, कई सारी रचनाएं हैं इनकी, ठीक ना। तो कई सारी रचनाएं हैं इनकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। अनामिका और गीतिका 2 रचनाएं। कुंवर नारायण, आत्मजयी, आज और आज से पहले, इन्होंने क्या लिखा है? आज और आज से पहले। ये 2 रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। तो ये 4 रचनाएं आपको इन कवियों की बतानी है ना। आपसे जब कवि परिचय पूछा जाएगा, यहाँ पर उसका हेडिंग डालना, हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी जो रचनाएं हैं वो आपको लिख देनी है। कोई भी 2 रचनाएं आपको इसकी बता देनी है, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, जब ये रचनाएं आपने बता दी तो रचनाओं के बाद आपको क्या लिखना है? भाव पक्ष, यहाँ से उठा लिया। फिर आपको क्या लिखना है? कला पक्ष, ये यहाँ से उठा लिया, ठीक है ना। और साहित्य में स्थान ये रहा आपका। बात समझे ना? पूरा का पूरा ऐसा कैसा छाप के आना और नंबर मिलेंगे, ये तय मानना, ठीक है। तो आपको इन सभी का क्या करना है? रचनाएं याद करनी है, 2 समझना है, और बाकी ये आपका कवि परिचय यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको मात्र घर पे अच्छे से पढ़ के देखिएगा, समझ के देखिएगा, है ना। और साथ ही अपने मित्रों को भी ये बता दीजिए ताकि उनका भी क्या हो जाए, कुछ भला हो जाए, जिससे वो आपको भी कुछ अच्छी चीज़ बता सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ आपको बता देंगे। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना, जिससे आपका भी फायदा हो सकता है, क्योंकि उसको अब लालच आएगा कि ये मुझे अब जब ये अच्छी चीज़ें भेज रहा है तो मैं भी इसको कुछ अच्छी चीज़ें भेज दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम। अब देखते हैं कि लेखक परिचय में क्या बताना है ना। लेखक परिचय में हम क्या लिख सकते हैं जिससे हमें क्या है, समय पर एक तो हमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे, दूसरा पेपर भी जल्दी हो जाए, तीसरा हमें लिखने में भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर जब हम इसे अच्छे से याद करके जाएंगे तो ये सब चीज़ें कंप्लीट यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। चलिए बात करेंगे जरा लेखक परिचय के बारे में। देखिए जो आपका लेखक परिचय है, बिल्कुल आपको कवि परिचय की तरह इसमें भी वही प्रोसेस अपनानी है। क्या प्रोसेस अपनानी है कि जैसे उसमें बताया गया था वैसे ही इसमें आपको देखना है। देखिए लेखक परिचय, इसमें कुछ मैंने महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में जानकारी आपको दे दी है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जैनेन्द्र कुमार, बड़े प्रसिद्ध ये लेखक हैं हमारे। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन नहीं जानता है इन्हें, ठीक है ना। फणीश्वर नाथ रेणु और धर्मवीर भारती, इनकी कुछ रचनाएं आपको याद करनी है। मतलब मैं कहूँगा कि केवल 2 रचनाएं। कितनी रचनाएं करेंगे भैया आप? 2 रचनाएं इनकी याद करेंगे। जब 2 रचनाएं आप इनकी याद कर लेंगे तो आपको भाषा, आपको शैली, आपको साहित्य में स्थान, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए क्या होता है अक्सर कि हम भाषा और शैली को एक साथ ही लिख देते हैं, ठीक ना। भाषा और शैली को आपको अलग अलग लिखना है, जिससे क्या है कि आपको नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। भाषा शैली मात्र 3-4 लाइन का हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, साहित्य में स्थान हो जाता है 2 लाइन का, और आपको यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो नंबर उतने ही देके चला जाता है। तो यहाँ पर जो टॉपर्स की बात की जा रही है वो कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखने की आपकी बात उसमें रहेगी कि आपको क्या लिखना है भाई, रचनाएं। तो जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं हैं बाजार दर्शन। जैनेन्द्र कुमार का आपके चैप्टर में, आपकी हिंदी में चैप्टर है, उसकी पहली जो चैप्टर है वो कौन सा है? बाजार दर्शन है। बाजार के दर्शन इसने हमें कराए थे। मैंने ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, आप उसको देखिए जरा अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाजार दर्शन, त्याग पत्र, बाजार दर्शन से क्या दे दिया इन्होंने? त्याग पत्र दे दिया। याद रहेंगे जैनेन्द्र जी ने बाजार दर्शन करके क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। उसको परखा और जड़ से बात की, उसको परख लिया है और जड़ की बात कर दी है इन्होंने। कोई 2 रचनाएं लिखनी। अब चलिए भाषा शैली की बात करेंगे। भाषा की बात करते हैं सबसे पहले, इसके बाद शैली देखेंगे। तो भाषा, आपकी भाषा अत्यंत सहज, आपकी भाषा कैसी हो गई है? अत्यंत ही सहज, सरस, रोचक एवं साहित्यिक है। समझिए यहां पर देखिए, आपकी भाषा अत्यंत सहज, सरस, रोचक एवं साहित्यिक है, जिसमें तत्सम एवं तत्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपके काव्य में देशज एवं विदेशी तथा उर्दू फारसी शब्दों की स्पष्ट झलक है। बात समझे, आपके काव्य में देशज और विदेशी, उर्दू तथा फारसी शब्दों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। किस तरह भी आप इसे बनाकर आसानी से अपनी भाषा और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। आपके काव्य में मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग विषयानुसार किया गया है। क्या लाइन लिखी गई है देखिए जरा, आपके काव्य में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग विषय अनुसार, जहां जहां इस विषय की, इस चीज की आपको जरूरत पड़े
वहाँ वहाँ आपने इसका उपयोग किया है। सही बात है, ऐसा ही होता है, आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है। आपके काव्य में कई प्रकार के अलंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्ष, रूपक आदि का प्रयोग किया गया है। छंदों के प्रयोग से आपके भाषा में सरलता की झलक दिखाई देती है, या छंदों के प्रयोग से आपकी भाषा सरल हो गई है। बात समझे, है ना। तो इस तरह आपको क्या करना है, आपकी जो भाषा है वो सरलतम रूप में, अच्छे शब्दों में, है ना, और इस तरीके से आपको इसको लिखना है। देखा आपने ध्यान से, इसको समझ लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब देखिए, हम अभी पिछला जो कवि परिचय है उसमें जब हम पढ़ के आए थे तो कुछ उसमें भाषा मिलती जुलती आपको दिखाई दे रही थी कि नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप ये पढ़ के आए थे, आपने इसमें पढ़ा था कला पक्ष में। किसमें पढ़ा था भैया? कला पक्ष में आपने पढ़ा था। तो कला पक्ष में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कला पक्ष में आपने क्या पढ़ा था कि आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम, तत्भव, उर्दू, फारसी, देशज, विदेशी आदि शब्दों का आपके में प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार, है ना, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है। छंदों के प्रयोग से भाषा सहज एवं सरल हो गई है। आपके मुहावरे के प्रयोग से आपकी भाषा में रोचकता उत्पन्न हो गई है। ठीक है ना। तो आपने ये सब चीज़ें उसमें बताई थी ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वहाँ कला पक्ष और यहाँ भाषा दोनों को मिला जुला मिश्रण आपको दिया है। देखिए कितना कनेक्ट एक दूसरे से रखा है, ताकि वहाँ आप जो लिख के आए यहाँ भी वो समथिंग मैचिंग, तो आप भूलेंगे नहीं यहाँ पर, और आपको शानदार नंबर इसमें मिलेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, उनका अर्थ अलग अलग है। बस हमें लिखना, ध्यान रखना है। उनका अर्थ यहाँ पर कुछ हद तक सेम हो जाता है, कुछ हद तक अलग अलग हो जाता है। ठीक है। अब शैली की बात करेंगे। शैली देखें, आपके काव्य में शैली को महत्व प्रदान किया गया है। शैली की विशेषता बताइए जिससे काव्य में स्पष्टता दिखाई देती है। आपके काव्य में कई प्रकार की शैलियां, जैसे कि विचारात्मक, है ना, विचार को प्रकट किया गया, भावनात्मक, भाव बताए गए, चित्रात्मक, वर्णात्मक, वर्णन किया गया, व्यंग्यात्मक, व्यंग बताए गए, और संवादात्मक, संवाद किए गए, बातचीत की गई, भाव उत्पन्न हुए, वर्णन हुआ। कई प्रकार की शैली यहाँ पर कई प्रकार के लेखकों ने अपने काव्य में किए हैं, है ना। तो इन सभी का आपके काव्य में विशेष स्थान है, जिससे आपका काव्य मनमोहक, मधुर एवं रोचकता प्रकट करता है। आपके काव्य में ये सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। सही बात है, जब किसी भी रचना में, किसी भी काव्य में बहुत सारी चीजों को स्पष्टता मिलती है तो काव्य अपने आप मधुर और रोचक हो उठता है ना, यानी कि पढ़ने में बड़ा आनंदित महसूस होता है। तो ऐसा ही कुछ इस प्रकार आपको इसमें दिया गया है। ठीक है। तो ये भाषा है और ये शैली है। अब आपको देखना है साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य जगत में आपने अनूठी देन प्रस्तुत की है, यानी हिंदी साहित्य जगत आपका अनूठी देन प्रस्तुत की है आपने। और क्या कहा है कि जिससे आप सुविख्यात हैं। हिंदी साहित्य आपके व्यक्तित्व और रचनाओं के लिए सदैव आपका ऋणी रहेगा। आपकी रचनाओं के लिए हिंदी साहित्य सदैव आपका क्या रहेगा? ऋणी रहेगा। ठीक है ना। हिंदी साहित्य में इनका योगदान बहुत ही व्यापक और विस्मरणीय है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान बहुत ही व्यापक और विस्मरणीय है। हिंदी साहित्य आपकी रचनाओं के लिए अविस्मरणीय रहेगा। हिंदी साहित्य में आप एक सूर्य के समान चमकने वाले तारे हैं। हिंदी साहित्य, है ना, आपकी रचनाएं और आपके काव्यगत परिचय के लिए आपको सदैव याद रखेगा। मतलब कोई सी भी लाइन आप कई प्रकार की चीज़ों के साथ उसमें स्थान में यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे ये प्रसिद्ध रहे। ये इनका स्थान आपको इसमें बताना है। इसमें कभी नंबर कटते ही नहीं है, कंडीशन समझिए। इन चीज़ों में कभी नंबर कटते ही नहीं है। बस हमें तरीका पता हो कि हमें बताना क्या है। जब हमें समझ आ रहा है कि हमको ये चीज़ें यहाँ पर बतानी है, इन चीज़ों को अपनी कॉपी में दर्शा कर आना है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, एक बात सुनिए जरा। यहाँ पर जो आप लेखक परिचय करके आएंगे, वो लेखक परिचय भी सेम कंडीशन में जो आपको पिछला समझाया था कवि परिचय, उस जैसा ही है। कैसा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए महादेवी वर्मा है, तो आपको क्या लिखना है? उनकी रचनाएं लिख रही है महादेवी वर्मा की। भाषा, शैली, साहित्य में स्थान सेम रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या आ गया? धर्मवीर भारती आ गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, तो यहाँ पर आपको उनकी क्या करनी है? केवल और केवल रचनाएं करनी है। बाकी आपको क्या लिखना है भैया? सेम लिखना है। ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ, अब इनकी कुछ रचनाएं बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपके ये जो डाउट है कि सर रचनाएं कहाँ से कर लें, तो वो भी क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, शिरीष के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपके हिंदी में चैप्टर है जिसका नाम है शिरीष के फूल, तो वहाँ से ले लिया मैंने इसको। ठीक है ना। आप कई लिख सकते हैं, अशोक के फूल। एक और है विचार और
वितर्क, ठीक है ना, श्रेष्ठ के फूल, 2 रचनाएं लिखनी है। ठीक है, महादेवी वर्मा का चैप्टर है आपके, है ना, हिंदी में भक्तिन, नीरजा, रश्मि, ठीक है, कई इनकी रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। रेणु साहब जो हैं ये क्या कहते हैं, पहलवान की ढोलक, मेला आंचल, बड़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी ये। ठीक है, तो पहलवान की ढोलक आपको क्या है कि आपके पार्ट में ही है, आपके चैप्टर से, वहीं से ये मैंने ले ली है ताकि आपको ये चैप्टर भी याद रहे और उसके लेखक कौन है वो भी याद रहे, है ना। ये कॉमन आपके लिए रखा गया है, यहाँ पर आपकी व्यवस्था देखी गई है। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, तो धर्मवीर जो है वो गुनाह करते हैं, गुनाहों के देवता हैं ये। काले मेघा पानी दे, ये अभी आपके हिंदी में एक चैप्टर है, ठीक है ना, जो उन्होंने लिखा है धर्मवीर भारती ने, काले मेघा पानी दे। इनकी एक रचना और है अंधा युग, वो भी इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है ये धर्मवीर भारती की। देखिए इन सभी की आपको क्या करना है, रचनाएं करना है ना। तो आपको ये लेखक परिचय हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है भैया, मोस्ट हैं, आईएमपी हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल इनकी रचनाएं कॉमन करनी है, रचनाएं यहाँ पर 2 लिखनी है, बाकी ये सब कॉमन रखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें आपको कॉमन देखनी है, जिससे आपका आसानी से पेपर शानदार नंबरों के साथ आगे बढ़ता जाएगा और ये सब चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद होती चली जाएंगी, है ना। तो ये आपके मोस्ट हैं, ये सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, अगर आप पीछे कभी परिचय देखें तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं भैया, आईएमपी हैं, है ना, आईएमपी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट हैं ये, है ना। तो आपने अच्छे से कर लें, वीडियो को देख लें, और ये जो इस तरह का पैटर्न है, आपको इस तरह का ही पैटर्न लिख के आना है। ये टॉपर्स की कॉपियों के लिए दिखाया गया है, लिया गया है, वहाँ से आपको ये समझ आसानी से आ जाता है। तो ये केवल आपको कुछ रचनाएं, कुछ कवि और कुछ लेखकों के द्वारा यहाँ पर आपको दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए, आप इनको बताइए, जिससे वो कहीं ना कहीं आपकी भी क्या कर पाएंगे, मदद कर पाएंगे, है ना। बात आप समझिए, जिससे आपको चीज़ें भी समझ आएंगी, क्लियर होगा। और अपने चैनल पर जाकर देखिए, आप इससे पहले भी और वीडियो देख चुके हैं, उसमें संपूर्ण ग्रामर पड़ी हुई है ना। अब आपको मैं कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बात समझ रहे हैं, तो फिलहाल आप इसको तैयार कीजिए, अच्छे से समझिए, और भी चीज़ें आपको आगे मिलने वाली हैं इसमें, है ना। मैं फिर आपको इसमें हिंदी के लिए मोस्ट कुछ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।